हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। जीएस कैप्सूल के इस अंक में आइए कुछ और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स की चर्चा करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति एक बार किसी सलाह को पुनर्विचार के लिए अगर मंत्रिमंडल के पास भेज देता है तो पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह मानने के लिए वो बाध्य है। संविधान का आर्टिकल 74 ये कहता है कि प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करेगा, लेकिन मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह को एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद यदि मंत्रिमंडल ने उसी विचार को ही उसी सलाह को फिर से राष्ट्रपति को भेजा है तो अब राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता है, वो उसे मानने के लिए बाध्य है। दूसरा, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 ये न्यायालय से स्वतंत्र है। इसको एक न्यायालय की तरीके से राष्ट्रपति पेश नहीं आता है अपनी क्षमादान की शक्ति के लिए। राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति है वो एक कार्यकारी शक्ति है, इसलिए राष्ट्रपति किसी न्यायालय की तरह इसमें पेश नहीं आता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये न्यायालय से स्वतंत्र है। राष्ट्रपति धन विधेयक आर्टिकल 110 में इसकी परिभाषा दी गई है कि संदर्भ में कोई भी धन विधेयक सदन के अंदर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही प्रस्तुत किया जाता है, और जब वो सदन से पास होकर के राष्ट्रपति के पास धन विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति उसको या तो स्वीकृति दे सकता है या फिर रोक करके रख सकता है, यानी पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है, लेकिन उसे संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। ये ध्यान रखिएगा। जबकि अगर संविधान संशोधन विधेयक है तो उसके केस में राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ अनुमति दे सकता है, स्वीकृति दे सकता है, ना तो उसको रोक के रख सकता है, ना पुनर्विचार के लिए कह सकता है। केवल साधारण विधेयकों के केस में ही राष्ट्रपति या ऐसे वित्त विधेयक जो साधारण विधेयक की प्रवृत्ति वाले हैं उनके संदर्भ में ही राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकता है, पुनर्विचार के लिए कह सकता है या पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत वो एक विधायी शक्ति है। जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो कार्यपालिका के द्वारा ये विधायिका का कार्य किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवारों के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। पहले यह संख्या कम थी और 10-10 की संख्या रखी गई थी, जिससे कई लोग राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नामांकन दर्ज कराते थे। वो उसको हतोत्साहित करने के लिए सीरियस कैंडिडेट्स को ही सामने आने के लिए ये व्यवस्था की गई कि कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, जिससे कि पद की गरिमा और राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले लोगों में गंभीरता बनी रहे। नेक्स्ट है एन संजीव रेड्डी। भारत के एक मात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं अभी तक जो निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुए थे। एन संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले बीबी गिरी से चुनाव हार गए थे, लेकिन दोबारा इन्हें निर्विरोध रूप से चुना गया। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है एन संजीव रेड्डी का कार्यकाल कब से कब तक था। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए ये शर्त है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति बने उसकी उम्र 35 वर्ष हो, भारत का नागरिक हो और उसके साथ साथ वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। वहीं उपराष्ट्रपति बनने के लिए उसे राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वो ये कि किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। ग्राम प्रधान बनने के लिए 21 वर्ष की उम्र है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र 25 वर्ष की है। आपको बताना है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी वर्ष की होगी, और राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र 35 वर्ष की है। तो इस अंक में हमने कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स की चर्चा किया जो राष्ट्रपति और उसी से जुड़े हुए टॉपिक से है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन